मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास का दावा कर रही है। सरकार का कहना है कि राज्य का एक समान विकास हो रहा है और किसी भी जिले के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है और जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। विधानसभा के चुनाव में आप सबके आशीर्वाद से मैंने 217 संकल्प लिए थे। मुझे खुशी है बताते हुए 1 साल पूरा हुआ है आपके आशीर्वाद से और हमने हरियाणा में 60 संकल्पों को पूरा कर दिया है और साथियों 153 संकल्पों पर विकास कार्य गति से चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट सत्र के बाद काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम ने हाल ही में यानी कि मार्च के महीने में विभिन्न जिलों का दौरा कर करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। सीएम ने सोनीपत में करीब 113 करोड़ और भिवानी में 107 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके अलावा गुरुग्राम में 2709 फ्लैट सौंपकर और पीएम कुसुम व सोलर योजनाओं पर जोर देकर विकास को गति प्रदान की है, जो जनता की भलाई और विकास कार्यों पर केंद्रित है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि सीएम ने किस जिले को आखिर क्या क्या सौगात दी। हरियाणा को नायाब तोहफा, विकसित बादशाहपुर महारैली से करोड़ों की सौगात, 2709 पात्र लाभार्थियों को अपना घर मिला है। भिवानी में 107 करोड़ की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गोहाना में 16 विकास परियोजनाओं के लिए 113 करोड़ की घोषणा। अंबाला में अयोध्या के लिए विशेष तीर्थयात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 602 गौशालाओं को 68 करोड़ 34 लाख रुपए के चेक वितरित किए। 2014 से लेकर अब तक 2 लाख नौकरियां दी। तीसरी बार सरकार बनने के बाद 37,000 नौकरियां दी गई। सीएम नायब सिंह सैनी अपनी रैली और महाजनसभाओं के दौरान प्रदेश के कायाकल्प के अपने संकल्प को दोहराने के साथ साथ विपक्ष पर शब्द रूपी बाणों की बौछार से भी नहीं चूकते। इसी कड़ी में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों की गोलबंदी करते हुए प्रदेश के विकास को बाधित करने के साथ साथ भेदभाव करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विकास केवल कुछ ही जिलों तक सीमित रखा गया था। आज से कुछ वर्ष पहले इस क्षेत्र की जो बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते थे, आज वही क्षेत्र विकास की एक नई मिसाल बन करके उभरा है। साथियों, इस क्षेत्र का जीवंत उदाहरण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमने केवल वायदे नहीं, हमने उन्हें जमीन पर उतारने का काम, ये हमारी नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है। इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की आंधी में आने वाले समय में प्रदेश का विकास अब कितना नजर आता है, ये तो देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार दौरा कर रहे हैं और विकास का तोहफा जिले दर जिले अपनी रैली दर रैली में दे रहे हैं। तो अब सवाल रखता हूं आपके सामने, जो अहम सवाल है, सवाल नंबर 1, क्या हरियाणा का सम्मान बढ़ रहा है क्योंकि विकास हो रहा है लगातार? समान विकास क्या चल रहा है? क्या जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं? क्या पूर्व की सरकारों में कुछ ही जिलों का विकास हुआ था जिसे लेकर आरोप लगाया गया? सवाल नंबर 4 ये उठता है कि क्या हर वर्ग और सभी जिलों को साथ लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं इस समय? और हरियाणा में किसकी सरकार में चहुमुखी विकास हुआ? बीजेपी के अपने दावे हैं, पूर्व की सरकारों के अपने समय पर अपने दावे रहे और उसके बाद वार पलटवार और बयानों की बौछार। चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है और ये बहुत बड़ा थ्रेट। हाईकोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ईमेल आने से हड़कंप मचा है। चंडीगढ़ पुलिस ने फिलहाल हाईकोर्ट परिसर की जांच की है और बम स्क्वाड और इसी के साथ साथ डॉग स्क्वाड टीमें मौके पर पहुंची हैं। सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। पार्किंग और आसपास की दुकानों में भी चेकिंग की गई है। हाईकोर्ट में सुचारू रूप से फिलहाल काम चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिला और इसके बाद हड़कंप मचा और चंडीगढ़ पुलिस ने फिलहाल हाईकोर्ट परिसर की जांच की है। सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया
और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचा। आसपास की दुकानों की चेकिंग की गई है और पूरे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर की प्रांगण की जांच पड़ताल की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच की है, क्योंकि अपने आप में सेंसिटिव मामला है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को एक बार फिर से ये बॉम्ब थ्रेट रिसीव हुआ, वाया मेल ये थ्रेट मिला है। तो ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी, इसे लेकर फिलहाल चेकिंग लगातार जारी है। तो चर्चा अब इसी के साथ चर्चा पर लौटते हैं वापस। हमारे साथ हमारे तमाम खास राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप, हिंदुस्तानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ पैनल में आ चुके हैं। सतपाल रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह, प्रवक्ता INLD, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। और केसी मलकानिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और सतपाल साहब, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में हरियाणा का चौमुखी विकास हम कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों में विकास महज कुछ गिने चुने जिलों तक सीमित था, हम चौमुखी विकास कर रहे हैं। रोड साहब जी, सबसे पहले बसंत जी, आपको और आपके चैनल जी न्यूज को राम राम नमस्ते, और जितने मेरे साथी हैं पैनलिस्ट उनको भी राम राम नमस्ते। हरियाणा की जनता को जय जवान जय किसान। देखिए, बीजेपी ठीक कह रही है, झूठ बोलने में माहिर है। इनका जो तजुर्बा है झूठ बोलने का है, झूठे लोग हैं ये। बीजेपी ने कि करनी में और धरनी में बहुत फर्क है। ये काम नहीं करते, ये सिर्फ कागजों पे काम दिखाते हैं। इनके अफसर MLA सिर्फ हरियाणा को लूटने पे लगे हुए हैं। इन्होंने हरियाणा की जनता से 3 करोड़ लोगों से कुछ नहीं लेना। ये सिर्फ हरियाणा की जनता को लूट रहे हैं और अपने चुनाव के लिए दबकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, गरीब लोगों का खून चूस लिया। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, इनका विकास बोल रहा है। कभी सड़क पे आगे देखो, सिलेंडर, मेरे पास एक एजेंसी है, बेचारे सुबह 7 बजे, अगर जो कहोगे तो मैं उनकी वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा, 7 बजे लाइन में लग जाते हैं और ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। अब भाई विकास किया होता तो ये लोग लाइन में क्यों लगते हैं? और आज से ही अनाज मंडी में देख लेना, आपको किसानों का क्या हाल कर रहे हैं। ये किसानों की ट्रॉलियां, और आम लोग भी परेशान होंगे आने वाले समय में। जो इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम किया है किसान के, ऐसी क्या जरूरत थी भाई? इन्होंने किसान के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ गई। किसान के लिए गारंटर मांग रहे हैं, 3 गारंटर चाहिए। एक चीज देखिए बसंत जी, अगर जो मैं ट्रैक्टर का ड्राइवर हूं और पोर्टल पर मालिक का नाम है, ड्राइवर बेचारा, उसका अधिकार तो नहीं बायोमेट्रिक का करने का। बायोमेट्रिक तो मालिक ने करनी है। तो मालिक किसी कारणवश बाहर रहा तो ट्रैक्टर वहीं जाम रहेगा, और बगैर जो नंबर प्लेट के ट्रैक्टर है उनकी एंट्री बंद कर दी। बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। अब जी वरना कांग्रेस की तरफ से अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई किसानों को हम वेरीफाई कर रहे हैं। वरना बीजेपी की तरफ से जो अभी फिलहाल प्रोसेस अपनाया जा रहा है कि किसानों का पूरे तरीके से वेरिफिकेशन हो सके। अब कांग्रेस वरना ये आरोप लगा देती है कि भाई दूसरे प्रदेश के जो किसान हैं वो हरियाणा में आकर अपनी फसल बेच जाते हैं। बीजेपी का स्टैंड है हम इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं ताकि हमारे पास जानकारी रहे कि जो किसान हैं वो हरियाणा के किसान हैं, किसी बाहर के प्रदेश के किसान को लाभ नहीं मिलना चाहिए, और हरियाणा के किसानों को पूर्ण तरीके से लाभ देने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। देखिए, ये धोखा किसानों से क्यों है बसंत जी? जब बाहर के SDO लगाते हैं ये लोग, और हरियाणा के 3 करोड़ जनता में से किसी को भी एक नौकरी नहीं देते। ये SSSC जो चेयरमैन लगा रखा है इन्होंने, बाहर का लगा रखा है, क्या 3 करोड़ लोगों में से नहीं था? रही बात किसानों की, जो पुराने ट्रैक्टर हैं, बेचारे पुराने गरीब छोटे किसान हैं, पुराने ट्रैक्टर से काम चल रहे हैं, उनकी नंबर प्लेट नहीं है, RC नहीं है, वो क्या ऐसे वंचित रह जाएंगे अपनी फसल बेचने से? सबसे पहले तो आपको बात बताता हूं, 80 लाख टन गेहूं की खरीद से इन्होंने 70 लाख टन गेहूं कर दी। 10 लाख टन गेहूं कहां जाएंगे किसान वो लेकर? इनसे ये पूछने वाला चाहिए। मंडियों में अभी तक बारदाना तक नहीं पहुंचा। इनसे ये पूछो किसानों के लिए क्या कर रहे हो आप? बेचारा पहले खेत में पिटता है और फिर मंडी में पिटता है किसान। आड़ती मनमर्जी करता है, इधर से सरकार अपनी मनमर्जी करती है। मेरी यही गुजारिश है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, किसानों के बारे में सोचे, गरीब आदमियों के बारे में सोचे। मध्यम व्यापारी बेचारा
आज दुकान बंद करके बैठ गया है बसंत जी। इनसे, मेरे साथियों से सवाल कर रहा हूँ, क्या इनको शर्म आनी चाहिए? क्यों झूठ बोलते हैं? सबका विकास, क्या किसान सब में नहीं आते? क्या गरीब आदमी सब में नहीं आता? मध्यम व्यापारी सब में नहीं आता? चलिए ठीक है। संदीप हिंदुस्तानी बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उंगली भी वो उठा रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं। अब जो आरोप यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से लगाए गए, संदीप जी आपने अच्छे तरीके से सुना है। अब पूर्व की सरकारों पर तो सीधे तौर पर दोषारोपण यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए कि चौमुखी विकास कोई कर रहा है, हरियाणा का तो वो हम कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये कि आप पिछली सरकारों का हरियाणा के विकास में कोई योगदान मानते ही नहीं है क्या? साफ कह दीजिए। नमस्कार बसंत जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बताइए। जी जी जी, देखो पहले की सरकारों में होता क्या था, कोई हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता था तो उस सिटी को सीएम सिटी के नाम से जाना जाता था। जैसे कोई सिरसा का चीफ मिनिस्टर बना, सिरसा से चीफ मिनिस्टर बना तो सिरसा को सीएम सिटी बोला जाता था। कोई हिसार से बना तो हिसार को सीएम सिटी बोला जाता था। कोई भिवानी से बना तो भिवानी को सीएम सिटी बोला जाता था। कोई रोहतक से बना तो रोहतक को सीएम सिटी बोला जाता था। और उन्हीं क्षेत्र को ध्यान में रख के विकास की योजनाएं बनती थी, न कि हरियाणा को ध्यान में रख के विकास की योजनाएं बनती थी। पिछली सरकारों की मैं बात कर रहा हूं। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे देश में बनी है या प्रदेश में बनी है, उससे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए जो भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, चाहे 2014 में माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री रहे या माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश का, हर जिले का, हर विधानसभा का समग्र विकास किया जा रहा है। लेकिन जब विकास की बात होती है तो कांग्रेस को दिक्कत होनी लाजमी। अब मैं बात करूंगा, हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वादे किए थे। अभी मैं सरकार बने 1.5 साल हुआ है, हमने लगभग 30% वादे अपने पूरे किए हैं। 60 से ज्यादा वादों को हमने पूरा किया। अब ये वादे कौन कौन से हैं? हमने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत माताओं बहनों को मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पहले ही बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और हमारी माताओं बहनों को 2100 रुपए मिलने शुरू हो गए। हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो बुजुर्गों को 3200 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना तो बाद में, उसके बाद आपने मॉडिफिकेशन उसमें इतने किए, उसका तो विरोध अब महिलाएं भी करती हुई नजर आ रही है। सतत प्रक्रिया है बसंत जी, वो चलती रहती है। मॉडिफिकेशन आपने बहुत किया ना। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो हरियाणा की जनता है वो देखती है कि कौन सी पार्टी है वो वादे करती है और उनको पूरा करती है। नहीं, कौन सी पार्टी ऐसी है आपने अभी लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र किया, महिलाओं को लाभ पहुंचाने का जिक्र किया आपने, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन आपने जो किया वो भी साथ साथ बताते रहिए ना कि हमने ये योजना लागू की, उसके बाद उसमें हमने बाद में ये चेंजमेंट भी किया, वो स्वीकार नहीं किया गया। संदीप जी, महिलाओं की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की, आप भी जानते हैं। हरियाणा की हर माता बहन ने स्वीकार किया है। आपके कहने से ये नहीं हो जाएगा बस नहीं, हमारे कहने से नहीं होगा। महिलाएं कह रही हैं कि भाई हमने फॉर्म भर रखा है, पेंडेंसी रेट उसमें इतनी ज्यादा है। संदीप जी, सैनी जी के नेतृत्व में 2024 का जो हमारा संकल्प पत्र बना था, उस संकल्प पत्र के 60 से ज्यादा वादे हमने पूरे किए हैं और उन्हीं वादों के आधार पे जो 2024 का विधानसभा चुनाव था, जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया। हमने कहा बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मिलेगा, बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मिला। ठीक है, मैं रोजगार को लेकर ही बात करता हूं। आप मुझे ये बताइए, 2014 के बाद डायलिसिस मिला, 2014 के बाद कितनी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूं। 2005 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार में, नहीं कांग्रेस का मैं कांग्रेस से ले लूंगा हिसाब में, कांग्रेस से जरूर ले लूंगा। परिवारवाद, क्षेत्रवाद के आधार पे 80,000 नौकरियां कांग्रेस पार्टी ने दी। 2014 में हमारी सरकार बनी, हमने युवाओं को काबिलियत के हिसाब से 2 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने रोजगार दिया है। आप पूछे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है और जनता का विश्वास इसलिए भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस की तरह हम झूठे वादे नहीं करते, भ्रामक जानकारी नहीं फैलाते, अफवाहें नहीं फैलाते। इसलिए प्रदेश के युवा ने भी सोच लिया कि किस प्रकार से उसके हकों को
डाका डाला गया, बैग भर भर के नौकरियों की बोलियां लगाई गई, जनता ने सबक सिखाया, कांग्रेस को विपक्ष में बैठाया। एक अहम सवाल तो मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन पूछूंगा अगले राउंड में आपसे जरूर, क्योंकि एक बार सभी प्रवक्ताओं से बातचीत मैं थोड़ी ले लूं। और हमारे साथ मैं एक बात और करूंगा, इन्होंने किसानों की बात की थी। संदीप जी, आप मैं कह रहा हूं कि दो बात कीजिए, एक बात छोड़िए, आप दो बात कहिएगा, लेकिन आपके पास मैं लौटूंगा, प्लीज थोड़ा सा बचा के रखिए बात को। इस बार 72 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद क्यों हो रही है? इनको याद दिलाना चाहूंगा, जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी 2013 में मात्र 58 लाख मीट्रिक टन की खरीद, 80 लाख टन रिकॉर्ड के अनुसार। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। ओंकार जी मुझे लगता है कि आंकड़े के साथ बैठे हुए हैं, तैयार हो। ओंकार जी आपके पास आ रहा हूं। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई पूर्व की सरकारों में तो सेलेक्टिव विकास होता था, एरिया के हिसाब से एरिया देख लिया कि भाई सीएम सिटी कौन सी है, उसको अच्छे तरीके से चमका दिया, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगा दिए, ग्रीनरी बढ़ा दी, यही विकास होता था। सिमट कर रह जाता था विकास। हम कर रहे हैं चौमुखी विकास। बसंत जी, दुनिया में 6 प्रकार के नोबल दिए जाते हैं, और मैं कहता हूं अगर झूठ का नोबल शुरू कर दिया जाए तो बीजेपी को मिलेगा। एक 7वां नोबल अगर शुरू कर दिया जाए तो नोबल झूठ बोलने का बीजेपी को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं। आज आपने विकास की बात करी, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए काम करते हैं, ना कि अपने घर के लिए। और देखिए, समान विकास की बात कर रहे हैं, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? जनता ने तुम्हें चुना, इसलिए जनता परेशान थी, इसलिए चुना। तुम सही ऑप्शन नजर आए तो जनता ने चुन लिया तुम्हें। अब क्या एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर समान विकास करके? और पहले ये तो बता दो, समान विकास कर रहे हो? मैं हल्के के बीच में विकास की बात कर सकता हूं, जिले के बीच में विकास की बात कर सकता हूं, और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता चाहे वैसे इनको विकास के उदाहरण समेत है तो सिर्फ बातें करेंगे। मैं उदाहरण समेत बता सकता हूं कि इन्होंने कहां विकास किया, कहां विकास नहीं किया। आज देखिए, इनको ये कहते थे युद्ध का हमारे पर कोई असर नहीं है, और आज युद्ध का असर इतना है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 5 दिन के बाद 60 रुपए बढ़ा दिए थे, कमर्शियल 116 रुपए बढ़ा दिया था, और फिर कल 195 रुपए 50 पैसे से लेकर 218 रुपए तक घरेलू कमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर बढ़ा दिए। अब बसंत जी बताना चाहता हूं, जो छोटे रेड़ी फड़ी वाले, चाय वाले, और छोटे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, छोले भटूरे वाले, टिक्की समोसे वाले, ये बेचारे सिलेंडर कहां से ले? ये कहते हैं कमर्शियल सिलेंडर की हमने सप्लाई शुरू कर दी, सप्लाई नहीं शुरू करी अभी तक। ओंकार जी एक सेकंड ओंकार जी, एक सेकंड। देखिए, आप गैस संकट की बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि छोटे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन देखिए ये भी एक सच्चाई है कि आप अभी फिलहाल वर्ल्ड की करंट सिचुएशन क्या है, उस चीज को आपको समझना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल उसको भी समझा देता हूँ, नहीं हूँ। आप अच्छे तरीके से इस तरीके से वाकिफ हैं कि अभी फिलहाल कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि कभी कभी सरकार को इस तरीके के निर्णय लेने पड़ते हैं। समझ रहे हैं? मैं आपकी बात मानता हूँ। हाँ। आप एक रेट बढ़ा रहे हो। अब आप देखिए, 116 रुपए और 220 रुपया, 336 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, सिलेंडर फिर भी नहीं है। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो जनता को? फिर कहते हैं हमने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। जनता पे आसान नहीं किया, जनता को फायदा नहीं मिला 10 रुपए कम करने का। आपने कम किया अपने मित्रों के लिए, उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कंपनियां तेल और डीजल हमारे को सप्लाई कर रही है। आपने मुनाफा छोड़ दिया, सरकार ने मुनाफा छोड़ दिया, इसलिए हमारे लिए नहीं छोड़ा। आपने उन कंपनियों के लिए छोड़ दिया। टैक्स के रेट बढ़ गए 5 रुपए से लेकर 235 रुपए तक, फास्ट टैग के रेट बढ़ गए। कलेक्टर रेट पूरे हरियाणा में साल में 2 बार बढ़ा देते हैं कलेक्टर रेट। नहीं, क्या इतनी जल्दी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है, प्रॉपर्टी के रेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ रहे। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, जिस तरीके से कलेक्टर रेट बढ़ाए जा रहे हैं, आप अगर चाहो तो मैं गारंटी के साथ संदीप हिंदुस्तानी को चैलेंज करता हूं, आप यहां आ जाओ, जो आपने कलेक्टर रेट सेट किया उससे सस्ती प्रॉपर्टी दिला दूंगा।
मतलब वास्तविक में जो कलेक्टरेट है और असल रेट है वो कम है। ठीक। मैं जल्दी से इनको संपत्ति खरीद करवा दूंगा अम्बाला में, इसी बहाने इनके नंबर 2 के पैसे अम्बाला में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और आप देखिए, चलिए ठीक ये है, कहते हैं ओंकार जी, समान विकास कर आपके रहे हैं। पास मैं लौटूंगा। मैं ठीक कहता है, हूं बिल्कुल ठीक। भी नहीं कर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, ठीक है, मेरी बात पूरी। नहीं मैं कहता हूं सभी बिल्कुल को भी नहीं बराबर कर समय दे रहा हूं सर। मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। मैं अम्बाला छावनी का रहने वाला हूँ, अल्फों की बात जानता हूँ। अम्बाला शहर में बीजेपी का विधायक हार गया, उसके बावजूद भी अम्बाला शहर में डेवलपमेंट के बहुत काम हो रहे हैं। और हमारे यहाँ बेचारा ये अनिल विज बैठा हुआ, 7 बार का विधायक बैठा हुआ, ये कह के थक गए। एयरपोर्ट बना हुआ है, थोड़ा तैयार हुआ, भाषण की उद्घाटन नहीं मर्यादा होगा। रखेंगे तो मुझे लगता है कि 500 ओंकार जी सही होगा, क्योंकि आप एक वरिष्ठ चलिए प्रवक्ता मान हैं। गया, 538 करोड़ रुपया, 538 करोड़ रुपए का वार मेमोरियल तैयार पड़ा है, उद्घाटन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं संदीप हिंदुस्तानी से कि मैं मान गया अनिल विज जी बोल रहा हूं, 7 बार के विधायक हैं, आपके उनसे मनमुटाव हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के हो सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट और वार मेमोरियल का उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा, ये जरूर बताएं। चलिए ठीक है, मैं जवाब जरूर लूंगा। मुझे लगता है कि मेरी डिबेट में तो कम से कम किसी प्रवक्ता को ये शिकायत होगी नहीं कि बोलने का समय नहीं दिया जाता या फिर कम समय दिया जाता है। जी जी। केसी मलकानिया जी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार, क्योंकि जब वरिष्ठ पत्रकार डिबेट में हो तो एक नजरिया समझ लेना जरूरी होता है कि आकलन मिल जाए कि भाई पूर्व की सरकारों में क्या रहा, करंट में सिचुएशन क्या है। मलकानिया साहब थोड़ा समझाइए कि जो आरोप लगाए गए पिछली सरकारों को लेकर कि भाई एक सिलेक्टिव कार्रवाई होती थी, सिलेक्टिव विकास को लेकर कदम उठाए जाते थे, सिलेक्टिव एरियाज होते थे जो कि बड़े राजनेताओं से जुड़े हुए वो एरियाज होते थे। सर जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा को जनता को मेरा नमस्कार। जहां तक विकास का सवाल है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो विकास अवश्य करता है, परंतु जो कुछ मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने विकास कराया है, परंतु मुख्यमंत्री का नाम जुड़ने के साथ उस इलाके का विकास स्वयं हो जाता है। प्रशासन जो है नाम ले सकते हैं, विकसित हो नाम जाता ले है। सकते हैं आप नाम ले सकते हैं। नहीं, अब रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, चौधरी बंसीलाल जी रहे, भजन लाल जी रहे, और इन पे आरोप कह लो या कह लो, उन्होंने अपने इलाके का विकास कराया, अपने क्षेत्र का विकास किया और लोगों को नौकरियां भी दिलवाई है, कार्यकर्ताओं को नौकरियां दिलवाई है। तो ऐसा है, बहुत उनके जो कार्यकर्ता है, जो बड़े बड़े ऑफिसर है, वो भी बड़े गमान के साथ कहते हैं कि मैं उस मुख्यमंत्री का लगाया हुआ और उन्होंने दी है। परंतु ये है कि समान विकास की बात होती है तो समान विकास सभी क्षेत्रों को होना चाहिए, परंतु ये अफसरों का भी कमजोरी होती है कि यहाँ का मुख्यमंत्री है या जो मुख्यमंत्री दमदार है उस क्षेत्र के विकास की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और मैंने कई मुख्यमंत्री ऐसे भी देखते हैं कि जब चंडीगढ़ से वो कार में चलते थे तो कहते थे कि अगर जहां मुझे झटका लगा तो मैं देखूंगा कि सड़क कैसी है, तो वो सड़कों को भी देखते थे और चलते थे। उनका चैलेंज होता था कि सड़क बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कहीं झटका नहीं लगना। जब अब तो हेलीकॉप्टर का जमाना आ गया है, हेलीकॉप्टरों में मुख्यमंत्री चलते हैं, उतना आवाज नहीं होता है, परंतु अब सड़कों की स्थिति सुधर रही है। NH और दूसरे टोल टैक्स भी लगे हैं, जहाँ सड़कों का हाल सुधरा है, आने जाने का समय में कमी हुई है, वहां उन पे थोड़ा जेब पे भी भार पड़ा, टोल टैक्स भी बढ़े हैं। और कलेक्टर रेट की जहां तक बात है, कलेक्टर रेट भी बढ़ाए गए हैं और ये DC की रिपोर्ट में होता है। परंतु जब जिस क्षेत्र में लोगों की भूमि का अधिग्रहण होता है तो वहां पहले लोग ऐसा करते थे कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रजिस्ट्री कराते ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल जाए। और जहां तक कलेक्टर रेट का रेट है, जब आप तहसील में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि कम से कम स्टैंप ड्यूटी दे, तो वो ऐसा से उसके बीच इतना गैप हो जाता था कि बहुत सारा काला धन जो वो निकलता था। तो इसलिए कलेक्टर रेट अगर बाजार के हिसाब से बढ़ाए गए हैं और बाजार के बराबर लाए गए तो इससे सरकार की आय भी बढ़ती है और काला बाजारी भी कम होती है। तो इस प्रकार से होता है। परंतु विकास के मामले में सभी सरकार ने काम किया। पहले तो चुनावी वायदे होते थे, चुनावी घोषणा पत्र जारी हो जाता था, 5 साल निकल जाते, लास्ट ईयर जब आता था तो कुछ घोषणाएं पूरी की जाती। अब चुनावी घोषणा संकल्प पत्र या गारंटियों का नाम दिया जाता है और
लोग जागरूक है। इसलिए सरकारें जो है वो कोशिश करती हैं कि शुरू से ही विकास किया जाए, और जो वर्तमान सरकार है वो उसको मानते हैं कि उन्होंने विकास किया है। विकास करने के साथ साथ जहां भी जाते हैं उद्घाटन करते हैं, उसी के हिसाब से उसी क्षेत्र में घोषणा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमने क्या विकास किया, क्या योजना लेकर आए हैं। और लोग पूछते भी हैं कि आपने ये घोषणा की थी, इसका क्या बना। नौकरियां देने का जहां सवाल है या सड़कों का सवाल है, दूसरी समस्या का, तो समस्या का हल होता है। और हर मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, जब तुम मुख्यमंत्री बने हैं तो क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अपने क्षेत्र का विकास अगर होता है उसमें भी कोई बुराई नहीं, परंतु पूरे प्रदेश का विकास समान होना चाहिए। इसी में जनता की भलाई है, इसी में प्रदेश की भलाई है। चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल आपने सुना होगा सतपाल जी, अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई कुछ सेलेक्टिव एरियाज थे, एक चुनिंदा विकास को लेकर अगर बात होती थी, अगर कोई बहुत बड़ा विकास प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसे लेकर आप सरकारी अफसरों को तो छोड़ ही दीजिए, आम जनता को भी पता होता था कि कहाँ किस एरियाज में वो प्रोजेक्ट जाने वाले हैं। और सीधा जो इशारा है वो कहीं ना कहीं 2004 से 2014 के कार्यकाल पर रहा है, और मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूं। इस पर क्या कमेंट करेंगे सतपाल जी? देखिए 2014 से 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने सबका विकास, सबका सम्मान किया है। किसान तो सबके होते हैं, और बात मुझे लगता है कि स्लोगन को मॉडिफाई कर दिया है, स्लोगन को मॉडिफाई कर दिया है बसंत जी। किसान पूरे हरियाणा में है। मेरे साथियों ध्यान कराना चाहता हूँ, 4331 करोड़ कर्ज माफ किया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। बिजली के बिल माफ किए थे, जो सोसाइटी के लोन होते थे वो माफ किए, और बिजली का अब ये सरकार उल्टा विकास की बात कर रही है। बिजली के मीटर लगाने जा रही है किसानों के ट्यूबलों पे। बताओ कहां से मतलब मीटर के बिल भरेंगे? फसल का पूरा वो नहीं देते रेट। ये आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की होगी और उसमें एमएसपी और सब चीज का सबूत देगी। एक और याद कराता हूं बसंत जी, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी थे कांग्रेस राज में, 700 लोगों को नौकरी मिली थी। क्या उसमें एक ही जाति के थे? पूरे हरियाणा के सब जातियों के लोगों को नौकरी दी गई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 2014 में। और बात बताता हूँ आपको, बीजेपी प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं 80,000 नौकरियां आपके कार्यकाल में रही। 10 साल में हम तो 2 लाख नौकरियां दे बैठे हैं अभी तक, और अभी तो ये सिलसिला जारी रहेगा। बसंत जी, मेरे प्रवक्ता साथी ने, ओंकार सिंह जी ने बता दो दिया, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, सबसे झूठे हैं। 3 लाख नौकरियां। किसी बात को लेकर तो सहमति है, लेकिन अब मुझे पक्का ये इंट्यूशन हो रही है कि अब जब मैं जाऊंगा ओंकार जी के पास तो मुझे लगता है कि उसके विरोध में ही अगली प्रतिक्रिया आपकी जरूर रहेगी। बात पूरी कीजिए, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए, हमारी तो एक ही बात है कि इनका कागजों में विकास है, कहीं नहीं है। आप असम से करनाल आना 2.25 घंटे लग जाते हैं, 35 मिनट का रास्ता है। सड़कें हैं ना जो मतलब गड्ढों में सड़कें हैं। आप मेरे साथी से पूछना, क्या यही विकास है इनका? सिर्फ इन्होंने कट स्लीव बना के सड़कों पे, करनाल में, पानीपत में, किसी भी शहर में चले जाइए, ये अपने आप को विकास का आईना दिखाते हैं जी। चलिए ठीक है, और अभी फिलहाल एक बड़ी जानकारी जो है वो दर्शकों को मैं बता दूं। अभी फिलहाल एक चर्चा पर लौटेंगे वापस, लेकिन एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है सोनीपत से। सोनीपत में जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है, और सोनीपत बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता पर एक्शन हुआ है। अधीक्षक अभियंता गीतू राम को सस्पेंड कर दिया गया है। गीतू राम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। जातिवादी अपशब्द के वीडियो वायरल होने पर यह एक्शन लिया गया, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया था, चलाया था। एमडी UHBVNL की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक आदेश इस सस्पेंशन को लेकर। यह बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर अधीक्षक अभियंता गीतू राम को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, कारण कि जातिवादी अपशब्द कहे गए, और ये बिल्कुल इस तरीके की कार्रवाई को डिजर्व भी करता है। सोनीपत में जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर का यह बड़ा असर हुआ है, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते वो तमाम चीजें बताना, दिखाना हमारा कर्तव्य भी होता है, जो कि समाज में पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। और जब कोई अधिकारी
इस तरीके से जातिवादी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी गरिमा से उठकर, तो अपने आप में ये सेंसिटिव भी हो जाता है, गंभीर हो जाता है, और ये कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी भी रही। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ। चर्चा पर वापस लौट रहा हूं मैं, अभी फिलहाल बात पूरी कीजिए सतपाल जी। जी, मेरा तो यही है कि ये कैमरे के सामने आके झूठ मत बोले, लोगों की जो सुरक्षा पे ध्यान दे। हरियाणा जितना क्राइम कहीं भी नहीं आज के टाइम। ये सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते हैं। इनके अफसर हैं जो, और जो नेता एमएलए हैं, मंत्री हैं, कॉलोनी काटने पे लगे हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय, और जो कच्ची कॉलोनी है उनके गांव में भी लोगों के मकान तोड़वाने पे लगे हुए हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है अपना मकान बनाने का? गरीब आदमी कहीं कच्ची कॉलोनी में अपने रहने के लिए, बसेरा बनाने के लिए मकान, कॉलोनी प्लाट ले लेता है, उसका बेचारे का जिस टाइम चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक मुस्कुराहट के साथ, और एक सवाल बहुत लाजमी सा मेरे मन में है, संदीप जी पूछ लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो जुड़े हैं वो इससे सहमत भी होंगे। सवाल ये कि जब कांग्रेस के समय के जो भी शिलान्यास थे, जो माइलस्टोन रखे गए थे, जिनका आप ये कहते हैं कि आधारशिला रखी गई थी, उसका जब उद्घाटन आपके समय में, उसके जब फीते आपके समय में काटे गए, तो आपकी तरफ से एक बड़ी अच्छी सी लाइन सजा दी गई कि दिखाई तो जब ही देता है जब जनता को फायदा मिलता है। जनता को लाभ मिलना शुरू हुआ हमारे कार्यकाल में, तो वो उसे एक इवेंट में तब्दील कर दिया। लेकिन यहां पर जब शिलान्यास किया जा रहा है, उसे भी इवेंट में तब्दील किया जा रहा है। अब यहां पर भी आप वही थिंकिंग रखिए ना कि भाई जब लाभ मिलना शुरू होगा, जब हम इसे उपलब्धि मानेंगे। आपने आधारशिला रख दी, शिलान्यास कर दिया, उसको बहुत बड़ा इवेंट बना दिया। संदीप जी बसंत जी बसंत जी, देखो उपलब्धि है जो भी है वो तो जनता डिसाइड करती है। सरकारें अपनी तरफ से काम करती है, लेकिन सरकार की नीतियों पे, सरकार की उपलब्धियों पे, सरकार की योजनाओं पे मोहर लगाने का जो काम करती है वो किसी भी देश और प्रदेश की जनता करती है। बिल्कुल सही बात। हम 2014 से जब से सरकार में आए हैं और आज 2026 में हैं, हमने शिलान्यास भी किए हैं, हमने आधारशिलाएं भी रखी हैं, हमने लोकार्पण भी किया है, हमने उद्घाटन भी किया है। ऐसे न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अगर मैं अभी आपको एक एक करके अगर मैं बताना शुरू करूंगा। 152D की अगर हम बात करते हैं, नारनौल के नांगल चौधरी के उस छोर से अगर किसी को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, उसको 12 घंटे लग जाते थे बसंत जी। तो मैं 3.5 से 4 घंटे में नांगल चौधरी के उस छोर से चंडीगढ़ 3.5 से 4 घंटे में पहुंच जाता है। ये जो बातें कर रहे हैं ऑन कैमरा बैठ के कांग्रेस के और इनेलो के प्रवक्ता सफेद पोस्ट झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। जनता जानती है कि इनके समय में सड़कों की क्या हालत थी और आज के समय में क्या हालत है। और गुड़गांव से आपको चंडीगढ़ जाना है तो उस समय क्या हालत थी। गुड़गांव से उस समय चंडीगढ़ जाना होता था तो भी 8 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में गुड़गांव से आदमी चंडीगढ़ पहुंच जाता है। इनके समय में जनता ने बैंक के दरवाजे नहीं देखे थे, किसान मंडियों के रास्ते भूल गया था। ये किसान हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, ये हुड्डा साहब का गुणगान कर रहे हैं, ये बताना भूल गए कि किस प्रकार से हुड्डा की सरकार में किसानों की जमीनों को हड़पा गया था, किस प्रकार से युवाओं के हकों को छीना गया था, उनकी काबिलियत को पैसे के बैगों में भर भर के बेच दिया गया था, किस प्रकार से पर्ची खर्ची भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद के नाम पे बोलियां लगा लगा के नौकरियां दी गई थी, किस प्रकार से अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग दी जाती थी, उसके बदले में पैसे वसूले जाते थे। ये हरियाणा की जनता भूली नहीं है। 2-2 रुपए के चेक देके किसानों का अपमान करने का ये लोग काम करते थे। बुजुर्गों को 500 रुपए पेंशन मिलती थी, उसके लिए भी 5 किलोमीटर उसको भटकना पड़ता था, 5 महीने भटकना पड़ता था, तब जाके वो खाते में मुश्किल से पैसा आता था। लेकिन ये जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता समझदार है, देश की जनता समझदार है, उनको पता है कि कांग्रेस और इनेलो ने क्या कारनामे किए हैं। इनेलो 25 साल से विपक्ष में बैठी है और कांग्रेस 15 साल अभी हो जाएंगे इनको विपक्ष में। और ये ध्यान रखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व का हरियाणा है। यहाँ पे नायाब गांव बन रहे हैं, यहाँ पे नायाब शहर बन रहे हैं, यहाँ पे नायाब जिले बन रहे हैं और 2047 तक नॉन स्टॉप नायाब बनेगा। 47 तक
नायाब की रेत की वैकेंसी सप्लाई भी हो रही है। 2047 में से तक खनन आपकी हो रहा है वैकेंसी नायाब। नहीं है हरियाणा में। जनता ने आपको ठिकाने बैठा दिया है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। नाम नायाब हरियाणा का है, जवान, किसान, नायाब है। नौजवान, ये युवा, काफी- महिला, ठीक है, कोई आपकी नीतियों से त्रस्त था, इसलिए आप 2047 तक चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। ओंकार जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं। ओंकार जी, ठीक है ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है। ओंकार जी लगातार हमारे साथ बसंत बने हुए जी। हैं। जी, जनता उनको कभी स्वतंत्र जी, मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता। मैं तथ्यात्मक और संख्यात्मक बात करता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, आप तथ्यात्मक और संख्यात्मक बात कीजिए, मेरे साथ डिबेट कीजिए, 1 to 1 कीजिए। अगर मैं हार जाऊंगा तुम्हारे से, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। और देखिए झूठ कितना बोलते जनता ने घर हैं बैठा कि परसों रखा है। मुख्यमंत्री वो महोदय, जनता ने सुनिए, बैठा रखा है। मैं ठीक है आपके बारे में नहीं बोला। संदीप जी, संदीप जी प्लीज, ये मिर्चें लग रही है आपको, लेकिन संदीप जी मिर्चें संभाल के आपके रखिए। पास में लौटूंगा। प्लीज अपनी बारी में बोले तो बात जो है वो ज्यादा क्लियर रहेगी। आपके पास में लौटूंगा। ओंकार जी बोले। सलाखों में अंदर बंद थे। बसंत जी, अभी परसों मुख्यमंत्री महोदय भिवानी गए, वहां उन्होंने बोला हमने पिछले 12 साल में 1,80,000 नौकरियां दी और 25,000 नौकरियां वो बोले हमने भिवानी में दी। अब आप आज का डिबेट का विषय क्या है? एक समान विकास। अब 1,80,000 नौकरियां दी, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं और हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं 2 लाख से अधिक दी, यहीं पे 20,000 बढ़ा दी इन्होंने। एक समान विकास की बात करते हो। हरियाणा में 22 जिले थे, अब 23 हो गए, हांसी नया जिला बना दिया। अब 1,80,000 में से अगर मुख्यमंत्री जी की बात सच मान ले, आप देख लेना, आपने भी डिबेट कराई थी, तो कहते 25,000 नौकरियां अकेले भिवानी में दी। तो भाई 22 जिले हैं, अकेले भिवानी में क्या लड्डू लग रहे हैं? क्या आम लटक रहे हैं वहां पे? 25,000 कैसे दे दी? झूठ के पुलंदे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने चुनाव से पहले कहा था लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे, प्रत्येक महिला के खाते में 2,100 रुपए आएंगे। पहले तो 1.25 साल इन्होंने खराब कर दिया, उसके बाद इन्होंने कैपिंग कर दी। अब क्या कैपिंग करी? पहले तो कहा था प्रत्येक महिला जो 18 वर्ष की होगी, चाहे उसकी आमदन है चाहे नहीं है, उसको 2,100 रुपए मिलेंगे। अब इन्होंने कैपिंग कर दी, जो महिला 23 वर्ष की है, मतलब 5 साल खा गए, ये खाने वाली पार्टी है। 23 वर्ष वाली महिला को देंगे 2,100 रुपए। फिर कैपिंग कर दी, जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है उसको देंगे, मतलब जिसने 1 लाख से ज्यादा कमा ली वो दोषी होगी कहीं। अब इन्होंने 1,80,000 की कैपिंग कर दी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये कानून तुम ही बनाते हो या कोई प्रवक्ता बना के देता है तुम्हारे? सोचने की बात है। इन्होंने कहा था हमारी सरकार बन लेने दो, मुख्यमंत्री ने खुद बोला था 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, हमारी सरकार बना देना, धान का रेट 3,100 रुपए देंगे। दिया धान का रेट 3,100 क्या? 2 बार बीत चुके। उसके बाद कहा था हमारी सरकार बनने पर हम हायर सेकेंडरी की बच्चियों को स्कूटी देंगे। क्या एक भी स्कूटी दी है आज तक? बहुत अफसोस की बात है, ये सिर्फ लोन लेके, कर्ज लेके घी पीने वाली पार्टी है। ये दोनों हाथों से लूटने हैं प्रदेश को। आपने देखिए 67,000 करोड़ रुपए का कर्ज था 2014 में हरियाणा के ऊपर, आज वो कर्ज बनकर 4.5 लाख करोड़ हो गया। क्या डेवलपमेंट हुई? और ये कहते हैं बहुत विकास कराया। मैं कहता हूं विकास तो नहीं कराया, आपने कर्ज लिया, कर्ज लेके घी पिया, अपने दोस्तों यारों को पिलाया घी, एक लूट मचा रखी है आपने। आप देखिए अंबाला की बात करता हूं मैं, भूपेंद्र हुड्डा जी की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी यही बात कहते हुए नजर आए थे, कर्ज लो घी पियो। अंबाला चौकी नए बना देंगे हम। अफसोस की बात है, बीजेपी जितनी झूठी पार्टी है, इतनी झूठी पार्टी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आज परिस्थितियां क्या है? आज शिक्षा की हालात देख लीजिए, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को छूट दे रहे हैं। चिराग योजना देख लीजिए, जो बच्चा सरकारी स्कूल से निकलकर प्राइवेट स्कूल में जाएगा, सरकार उस प्राइवेट स्कूल को 900 रुपए, 1,100 रुपए और 1,300 रुपए महीना देगी। अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लेगा, 500 रुपए महीना उसको देने पड़ेंगे। ये इनकी योजना है। इनकी योजनाएं ऐसी हैं, पूंजीपतियों के हक में है, गरीब आदमी के हक में नहीं है। चलिए ठीक है ओंकार आज जी, इन्होंने राइट टू एजुकेशन चालू किया। मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा बसंत जी, सॉरी जी, एक बात कह के समाप्त करूंगा। इन्होंने 134 खत्म कर दिया, जो गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देते थे स्कूल, उसकी जगह राइट टू एजुकेशन लगाया, जिसमें 25% बच्चे, ये ध्यान से सुनना जो मैं करूं, 25% बच्चे इन्होंने कहा गरीबों के फ्री पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल वाले। लेकिन पढ़ाएंगे कहां? जहां से स्कूल शुरू होता है,
मतलब अगर स्कूल पहली कक्षा से शुरू है तो सिर्फ पहली कक्षा में 25% बच्चे जाएंगे, दूसरी में नहीं जाएंगे। नर्सरी से शुरू है तो ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं। और मलकानिया साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मलकानिया जी, अब ये जो बात है कि हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं, ये चहुमुखी विकास की बात अब कांग्रेस प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए कि भाई केवल और केवल ऑन पेपर नजर आता है। ऑन पेपर के बाद जब ऑन ग्राउंड की हम बात करें तो क्या ये उतना ही सुनहरा लगता है कि जितना कागजों में हम देखते हैं? बसंत जी मेरे से पूछा? नहीं, मलकानिया साहब से मेरा प्रश्न था। मलकानिया जी शायद म्यूट किया है सर आपने, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जो विकास है वो तो चौमुखी होना चाहिए, परंतु ये है कि जो सरकार होती है वो विकास करती है, वो शिलान्यास रखती है, दूसरे काम करते हैं। कई बार जो आपने शिलान्यास रहा उसका जो उद्घाटन आने वाली सरकार करती है। और कई बार हम देखते हैं कि कई प्रदेश पिछड़े होते हैं, कई इलाके पिछड़े होते हैं, वहां ज्यादा विकास की जरूरत होती है, वहां ज्यादा विकास किया जाता है, परंतु जो प्रभावशाली मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, वो अपने इलाके में काम करा लेते हैं। वो मुख्यमंत्री के पास जाकर या जो विपक्ष में है वो धरना देकर दूसरे स्तरों पे भी काम करा लेते हैं। परंतु जब आप चुनाव में जाते हैं, आप चुनावी वायदे करते हैं, चुनावी वायदे इस तरह करते हैं कि जिससे आपको वोट मिले। और जिस पार्टी को पता लगता है कि मुझे मिलना तो है नहीं, सत्ता में आना नहीं, तो वो बड़े बड़े वायदे करती है और ऐसे वायदे कर देते हैं जब चुनावों के बाद उनको पूरा करना मुश्किल होता है। कई बार उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, दूसरा करना होता है, उससे जो हमारा विकास है वो प्रभावित होता है। जो सरकार सत्ता में आती है अगर विकास कार्यों के लिए कर्ज लेती है तो कोई बुरी बात नहीं है, कर्जा लेना चाहिए, विकास करना चाहिए। विकास के साथ रोजगार भी बढ़ता है और दूसरे काम भी होते हैं, लोगों को सहूलतें मिलती हैं। परंतु जब आप फ्री की रेडियो बांटने पे खर्च करते हैं तो उससे सरकार पर दबाव पड़ता है और कर्जा बढ़ता है। और कई बार आपको अपने उन वायदों को पूरे करने के लिए कई ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो आपने वायदे नहीं किए। जैसे अब ये लाडो लक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं या दूसरी योजना पहले था, कोई उम्र की सीमा कुछ थी, उसके बाद उम्र सीमा बढ़ाई गई या जो आय की सीमा थी वो 1 लाख कर दी गई, 1,80,000 कर दी। तो इस प्रकार के जो वित्तीय संकट है वो आते हैं, उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। सरकार को की ड्यूटी भी है कि उसको एडजस्ट करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, परंतु विकास के कार्य प्रभावित न हो। और जो आपने कर्ज लिया है, अब जो सरकार कर्जा को लौटाती है वो सबसे बढ़िया मानी जाती है। आप कर्जा को जो है उसको वापस करो और उसके साथ साथ विकास भी करो और लोगों को रोजगार भी दो और प्रदेश की जो हालत है उसको सुधारो। तो इसी में प्रदेश की भलाई है। जो भी सरकार है विकास करती है, परंतु किसने विकास, कितना विकास किया और कितना कर्जा लिया और कितने फ्री की रोटियां बांटनी, ये देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता सतपाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतपाल जी, एक बात जो बड़ी कही जा रही है कि हमने केवल अपने इलाकों को नहीं चुना है, अगर विपक्षी विधायक भी है, कांग्रेस का विधायक है, तो हमने उन इलाकों को विकास से अछूता नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पर चला जाए तो ये हो जाएगा भाई कि कांग्रेस विधायक की वाह होगी, ऐसा नहीं है। देखिए, पिछले 11 साल से इनकी सरकार है, हमारे हल्का असर पड़ता है, उसमें एक भी विकास कार्य गिन दिए। बोल रहे हैं ना भाई, पीछे क्योंकि विपक्ष का था, हमारा कांग्रेस का एमएलए था, अब इनका है। इनके एमएलए के ही काम हो रहे, इनके एमएलए ही रोकते हैं। ये सिर्फ अपने जो ताजमहल नुमा ऑफिस बनाते हैं ना, उनके लिए पैसा लूटते हैं और अपनी जेब भरते हैं। अफसर पे कोई दबाव नहीं है इनका, ये झूठ बोलकर लोगों को बहका रहे हैं। आने वाले समय में इनकी झूठ की पोल खुल जाएगी पब्लिक के सामने। और कांग्रेस अगर जो विकास नहीं किया, अब धरने प्रदर्शन देगी, या तो किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सुन ले, अन्यथा सड़कों पर आकर इनका जुलूस निकाल लेगी। जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब पूर्व की सरकारों पर आरोप लगाते हैं, तो इन आरोपों को लेकर सतपाल जी क्या सोचते हैं जब ये बात कही जाती है कि भाई केवल अपने इलाकों को चमकाने में पूर्व के नेता लगे रहते थे? देखिए सैनी साहब, मैं ये नहीं कहता हमारे
हरियाणा प्रांत के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको इतनी बड़ी झूठ बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि वो विकास करते हैं बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में चुनाव था। अब विकास की तरफ जा रहे हैं पंजाब में चुनाव है। हरियाणा से कोई मतलब नहीं है इनको। चुनाव के टाइम थोड़ा याद करते हैं 1 महीना, उसके बाद ये अपने विकास चीफ मिनिस्टर भी खुद भूल जाता है और अपनी कॉलोनी काटने में बिजी हो जाते हैं। हमारा तो एक है, नायब सरकार हरियाणा से गायब, कोई विकास नहीं करती, हरियाणा के विकास गायब हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं लोगों को कि सोच समझकर आने वाले समय में परख कर हरियाणा की जो जनता है उसको मतलब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप हिंदुस्तानी के पास जा रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता बोलेंगे, बताइए सर। जी देखिए, तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये पता नहीं सिर्फ अपने असम विधानसभा के ही प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता के तौर पे बैठे। बात कर रहा हूँ पता नहीं संदीप जी, दूसरी बात मत बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने एक टॉपिक आपको असम का दे दिया क्योंकि वहाँ विकास नहीं हो रहे हैं। आप कभी आना असम से और पानीपत आओगे, क्या वो पानीपत संदीप जी, ये बात तो है कि अपने आसपास का उदाहरण तो सभी देंगे, अपने आसपास का उदाहरण तो दिया जाएगा ना, उसमें चाहे फिर ओंकार जी हो, मलकानिया जी हो, उनके आसपास अगर वो नहीं देखेंगे कि भाई कोई डेवलपमेंट हो रही है तो वो बोलेंगे। हरियाणा में झूठ ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। एक सेकंड सतपाल जी, एक सेकंड, आप सतपाल जी एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड प्लीज। अब आपने कहा कि ये अपने क्षेत्र की बात ज्यादा कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक के तौर पर ही बात कर रहे हैं क्या? मुझे एक बात जाननी है कि अब ओंकार जी हमारे साथ है, मलकानिया जी मेरे साथ हैं, मैं खुद हूं, अगर मेरे क्षेत्र में अगर मुझे नहीं लगेगा कि भाई चहुमुखी विकास हो रहा है और उसे आप एक उपलब्धि के तौर पर जनता के सामने रखेंगे तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण आपके सामने रखूंगा। ये मेरा क्षेत्र है, आपका चहुमुखी विकास तो एब्सेंट है, यहां पर क्यों नहीं रखूंगा मैं, बताइए जरा संदीप जी। मैं बता रहा हूं, ये देखो कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ता यहाँ स्पष्ट झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जो रीति और नीति है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की रही है। और अभी आपने विगत कुछ दिनों में देखा भी होगा इसका परिणाम क्या हुआ। कांग्रेस के ही 5 विधायकों ने वोट किया। वो क्यों किया? उन्होंने कहा कि हम विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह उन विधायकों की तरफ से तो ये भी कहा गया हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था। सुन लीजिए, उनका जो कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हुई है, आज तक उसका नाम नहीं बता सके। कौन है इनका बीजेपी के, बताइए। आप सुन लीजिए, जहां पे पुंडरी में तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक 2014 में नहीं बना था, 2019 में भी नहीं बना था, लेकिन 2024 में बना ना। मैं आपको बसंत जी बता रहा हूं, हरियाणा की कोई ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें कम से कम 500-700 करोड़ से कम के विकास कार्य हुए हो। एक भी ऐसी विधानसभा आपको नहीं मिलेगी। हर विधानसभा में कहीं पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं के यूनिवर्सिटी बन रही है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कहीं पे आईएमटी बन रही है, कहीं पे ईवी पार्क बन रहा है, कहीं पे सोलर पार्क बन रहा है। लेकिन कांग्रेस को ये सब सारी चीजें दिखाई नहीं देती। बहुत सारी जगह अभी कहीं पे डेटा सेंटर बन रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये सब विकास में नजर नहीं आता। इनका विकास सिर्फ एक ही चीज है कि युवाओं से, बच्चों से पैसे लो और नौकरियों को बेचो। सिर्फ यही इनका विकास नौकरी दी थी कांग्रेस ने, ठीक, आपने एजेंडा यही है कि जितना मर्जी भ्रष्टाचार फैलाओ और मौज लो, हमारे लिए सत्ता है वो सेवा का माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। कांग्रेस और इनेलो के लिए सत्ता वो भोग की भोग का साधन बन गया था। किस प्रकार से इन दोनों पार्टियों ने हरियाणा को निचोड़ने का काम किया था, यही कारण है कि दोनों पार्टियां, एक पार्टी 25 साल से, एक पार्टी 12 साल से विपक्ष में बैठी है। और विपक्ष में नहीं बैठी, इनेलो का तो वोट शेयर भी 1% बच गया बसंत जी। इनेलो पार्टी का तो वोट शेयर 1% बचा है। आप सोचिए इनकी क्या दशा हो गई है। जनता इनके मंसूबों को अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए जनता ने इनेलो को नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है।
आने वाले समय में कांग्रेस की भी अभी यही हालत होगी। आपने देखा राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार का अलगाव फुटकाव था। चलिए ठीक है, कांग्रेस के तो नेता बोलते हैं, चलिए ठीक है, ओंकार जी से प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, ओंकार जी से प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। ठीक है संदीप जी, ओके, ओंकार जी बोल रहे हैं। कदर नहीं है। ओंकार जी बताइए। नेता बोलते हैं कि कांग्रेस में बसंत जी, लोग भरे पड़े हैं, कांग्रेस के नेताओं की है। संदीप जी आपके पास मैं लौटूंगा लास्ट कमेंट के लिए, प्लीज। ओके ओंकार जी बताइए। कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि कांग्रेस में बसंत जी, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता, छोटे भाई हैं मेरे, ये राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे थे। पूरे भारत में राज्यसभा के चुनाव हुए, हरियाणा को बदनाम क्यों किया गया? खरीद फरोख्त के मामले में कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के विधायक खरीदे गए, खरीदे किसने? बीजेपी ने। बदनाम किसको किया? हरियाणा को। नहीं ये कहाँ प्रूव हुआ बीजेपी ने खरीदी? ये कैसे प्रूव? ये आप इतने ठोक के कैसे कर सकते हैं? धोखे दिया है। देखिए सुनिए बसंत जी प्लीज, देखिए मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा। संदीप जी एक सेकंड इस राज्यसभा चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि इनेलो कांग्रेस की बी टीम है। ओके 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 ठीक है, ए बी सी टीम ये छोड़िए, अभी फिलहाल ओंकार जी बोल रहे हैं। यहाँ पर ए बी टीम का सिलसिला तो हर डिबेट में चलाते रहेंगे। हमारे हरियाणा की राजनीति इतनी विशुद्ध है, मुझे लगता है कि हर कोई ये कहता है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, इनेलो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। चलिए ठीक है, लौटूंगा इस पर, ये चर्चा का मुद्दा नहीं है। अभी फिलहाल ओंकार जी बोल रहे हैं। बसंत जी देखिए, इस राज्यसभा चुनाव में बीजेपी जनता के सामने नंगी हो चुकी है। जान चुकी है जनता कि कौन खरीद रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, कौन लूटपाट मचा रहा है। एक एक विधायक के बाद 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और आप सोचिए हो कैसे रहा। इन्होंने एक बात कही थी, पर्ची खर्ची की। देखिए संदीप जी, गलत बात है। अगली डिबेट में जब भी मेरे सामने बैठोगे बोलती बंद कर दूंगा तुम्हारी मैं। जब भी मेरे सामने बैठोगे बोलने नहीं दूंगा। बंद करने के लायक किसने प्रवक्ता? चलिए ठीक है ठीक है, नहीं ऐसे बात क्लियर नहीं होगी, ऐसे बात क्लियर नहीं होगी। केवल ओंकार जी बोलेंगे, ओंकार जी बोलेंगे। संदीप जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। बोलता है हरदम। ओके ओके सतपाल जी, बहती गंगा में हाथ मत धोइए जरा। सतपाल जी रुक जाइए, ओंकार जी बोल रहे हैं। संदीप जी देखिए, बसंत जी सुनिए, देखिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी टर्म में संदीप जी बार बार मेरे को तंग कर रहे हैं। ये ऐसा मेरे को एप्लीकेशन नहीं लगाए, मैं भी इनको तंग करूंगा क्योंकि हाथ को हाथ होता है। चलिए, इन्होंने कहा था पर्ची खर्ची बंद, उन्होंने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी। अरे बता तो दो कहां दी? एक श्वेत पत्र जारी कर दो। इतने दूध के दूल्हे हो, 12 साल में कितनी नौकरियां कौन से हल्के में दी ये बता दो पहले नंबर। 12 साल में कितने लोग किस हल्के से रिटायर हुए ये बता दो। 12 साल में HKRN में कितनी भर्तियां करी ये बता दो। उनकी लिस्ट बता दो। एक एक व्यक्ति का रिलेशन निकाल के दिखा दूंगा। ये बीजेपी वाले का भतीजा है, ये भांजा है, ये भांजी है, सारे रिलेशन दिखा दूंगा। मैंने यहाँ नगर परिषद अम्बाला छावनी में ली लिस्ट, 103 कर्मचारी उस लिस्ट में HKRN के, और उसमें से जो अनिल विज का प्रेस मीडिया प्रभारी है उसकी घरवाली भी लगी हुई है। और जितनी एमसी है, कोई किसी का भतीजा लगा, कोई भांजा लगा, कैसे लग गया? क्या सिर्फ बीजेपी वाले अक्लमंदा, बाकी सब बेवकूफ है? क्या इनकी डिग्रियां असली है? चलिए ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। समय की बहुत ज्यादा कमी है, समय की बहुत ज्यादा कमी है। एक लास्ट कमेंट ले रहा हूं मलकानिया साहब, मलकानिया जो एक लास्ट कमेंट सर। जितनी नौकरियां इन्होंने दी, अपने वर्करों को दी, अपने कार्यकर्ताओं को दी। ओंकार जी आप ठीक है सर, ठीक है, समय की बहुत कमी है, माफी चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मलकानिया साहब है। सर एक लास्ट कमेंट महज 10 सेकंड में। देखो, जो भी मुख्यमंत्री आता है वो विकास करता है, और विकास में कमियां भी रह जाती है। कई वायदे किए होते हैं वो पूरे नहीं होते। जहां तक नौकरियों का सवाल है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर साल रिटायरमेंट भी होती है, परंतु जो खाली सीटें उनको समय पर भरा जाना चाहिए। युवाओं को उसमें स्थान दिया जाना चाहिए। जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको दोबारा रीअपॉइंट करने की बजाय। बिल्कुल चलिए ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ संदीप जी हैं। सर बिल्कुल 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। ओंकार जी ने जो बात कही, जो संदीप जी ने बात, अभी फिलहाल जो सतपाल जी ने बात कही है, संदीप जी जवाब दीजिए प्लीज सर, केवल 10 सेकंड में। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जा रहा है, और 2047 में विकसित हरियाणा किस प्रकार का